Namaste. My name is J.V.N. Pallavi Jakar in the Jyoti Vidyapeeth Women's University from the Department of Naturopathy and Yogic Science. So today here we are discuss about the history taking and case sheet writing. Okay, so this is the topic of unit first, examination of first का second topic है. Previous video में हम discuss कर चुके हैं how we approach to a patient और अब हम discuss कर रहे हैं किस बारे में, history taking and case sheet writing. So let's restart. इसके अंदर क्या होता है, हिस्ट्री टेकिंग एंड केस शीट राइटिंग के अंदर आते हैं अपने कुछ मेथड्स. जैसे फर्स्ट इसके अंदर क्या आता है, विप. ओके, विप का मतलब क्या होता है, W का मतलब हो गया वॉश योर हैंड. इट मींस यू हैव टू सैनिटाइज. अब हम जब हिस्ट्री ले रहे हैं इट मींस हम पेशेंट को टच करने वाले हैं. जब हम पेशेंट को टच कर रहे हैं तो हमें हमारा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है और पेशेंट को भी एक हाइजीन शो करना जरूरी है. इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश योर हैंड्स में हम सबसे पहले करेंगे खुद को सैनिटाइज. सेकंड, आई का मतलब क्या हो गया, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपको अपना नेम देना है, योर नेम, योर पोस्ट. ओके, आपको ये दो चीज उसको बतानी है कि मैं रूटीन जो डॉक्टर हूँ या फिर गायनकोलॉजिस्ट, जो भी आप बताना, जनरल फिजिशियन या फिर आप किसी चीज का स्पेशलिस्ट है, तो वो आप उसको बताओगे कि मेरा नाम डॉक्टर XYZ दिस एंड माय पोस्ट इज दिस. ओके, एंड देन आ जाता है आइडेंटिफाई. जिस तरह हमने अप्रोच में भी देखा था कि हम ये कुछ मेथड्स थे जो हमने किए थे, लेकिन जब हम अप्रोच कर रहे हैं वही कुछ चीजें आ जाती है किसके अंदर, हिस्ट्री टेकिंग के अंदर भी कुछ वही मेथड्स क्या हैं, सेम रिपीट होते हैं. तो आइडेंटिफाई के अंदर वही करना है, अपन को पेशेंट कंफर्म करना है. पेशेंट कंफर्म करना है किस तरह है, पहली चीज उसका नेम, दूसरी चीज उसकी एज, तीसरी चीज उसका जेंडर एंड चौथी चीज एड्रेस. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे विजय है तो विजय मेल का भी नेम होता है, विजय फीमेल का भी नेम होता है, इसलिए आपको उसका जेंडर भी डिफाइन करना जरूरी है. सेम एज के भी दो लोग आ सकते हैं विद सेम नेम विद सेम जेंडर, लेकिन एज क्या हो सकती है, वेरिएशन हो सकता है. इसलिए हमें एज को भी कंक्लूड करना है कि हमारी जो एज है, जो पेशेंट की जो एज है, हम उसके बारे में पता करें, उसका नाम, उसका जेंडर, प्लस वो कहाँ से है. कई बार ये हो सकता है कि शायद किसी का नाम, जेंडर और एज तीनों मैच कर जाए. इसलिए हमें क्या करना है, फॉर मोर आइडेंटिफिकेशन हमें उसका एड्रेस भी एक बार जान लेना है. सिंपली पूछना है कि आप कहाँ से आए. ओके, जब हम ये चार चीज कंफर्म कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज परमिशन. इसके अंदर हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम पेशेंट. ठीक है, पेशेंट से हमें क्या लेनी है, परमिशन लेनी है. परमिशन कैसी, अब मैं आपसे ये सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप मुझे इसके बारे में बताइएगा, या फिर मैं इस बारे में पूछूं कि आप मुझे बताओगे, या फिर आप सहज हो बताने के लिए. तो ये चीज क्या करनी है, हमें एक तरह से परमिशन लेनी है, हमें डायरेक्ट उससे नहीं पूछना है. ये चीज उसको बहुत हमारे पोलाइट नेचर दिखाएगी. अंडरस्टैंड. तो हमें क्या करना है, परमिशन लेनी है पेशेंट की टू आस्क देयर क्वेश्चंस. कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. उन चीजों के लिए हमें सबसे पहली चीज है कि हमें उसकी परमिशन लेनी चाहिए. लास्ट चीज इज, लास्ट पी का मतलब क्या हो गया, पोजीशनिंग. पहला वॉश योर हैंड्स, इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफाई, परमिशन. अब नेक्स्ट आ जाता है क्या, पोजीशनिंग. पोजीशनिंग में क्या होता है, अगर यहाँ डॉक्टर बैठा है, ठीक है, तो इसी के लेवल पे आपका बस पेशेंट बैठा होना चाहिए. ऐसा ना हो कि डॉक्टर की चेयर थोड़ी ऊपर है, मान लो डॉक्टर की चेयर यहाँ है, अगर पेशेंट की यहाँ आ गई तो डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को झुक के देखना पड़ेगा, जिससे वो उसका कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा, कंप्लीट इंस्पेक्शन नहीं हो पाएगा. अगर डॉक्टर की सीट नीचे हुई, ठीक है, ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है, अगर डॉक्टर की सीट नीचे हुई, पेशेंट की ऊपर हुई, देन इट आल्सो डोंट लुक नाइस. इसलिए क्या करना होता है कि दोनों का सिटिंग लेवल होता है वो इक्वल होना चाहिए. प्लस इन दोनों के बीच में अगर गैप हम रखते हैं, अप्रोक्सीमेट 1 फीट का गैप होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम. थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, बट इससे ज्यादा हो जाएगा तो जैसे हम कई बार पेशेंट की आई भी चेक करते हैं, टंग चेक करते हैं, जो हम टॉर्च रखते हैं, तो हमें उस चीज के लिए उसको वापस पेशेंट को बोलना पड़ेगा थोड़ा आगे आइए, और हमारे वो बहुत नजदीक हुआ तो हमें हो सकता है बात करने में पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट हो, कई बार हमें भी हो सकता है.
इसलिए हमें क्या करना है, इनकी पोजिशनिंग का खास ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। जब आपकी ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जब आप अपने ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हो, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में क्या होता है, जैसे पेशेंट कई बार बोलते हैं कि हाँ मेरे को हेडेक रहता था, हाँ मेरे को इस टाइम पे दर्द होता, तो उसको क्या बोलना है कि जो फिलहाल आपके प्रेजेंट में है, अगर आपको 1 महीने पहले भी कोई चीज थी तो आप उसे प्रेजेंट कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं करोगे। आपकी अगर इन्हीं दिनों में हो रही है, अब जब आप डॉक्टर से मिलने हो तभी आपकी ये चीज प्रेजेंट में है, आपकी क्रिएट हो रही है, आपके प्रॉब्लम आपको दिख रहे हैं, तो ही वो ही चीजें हमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अंदर डालनी है। जैसे हम एक कॉलम देखते हैं, ये C/O, तो इसका मतलब क्या आ जाता है, कंप्लेंट ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर ये कंप्लेंट्स क्या होती है, पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट होगी। जैसे आ गया हेडेक हो गया, फीवर हो गया, लूज मोशन हो गया, चेस्ट पेन हो गया, बहुत सी चीजें होती हैं जो कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अंदर आ गई। ये हमने कॉलम फिल किया। उसके बाद हम नेक्स्ट कहाँ आते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब जरूरी ये नहीं है, जैसे हमारा ये टॉपिक क्या है, हिस्ट्री टेकिंग भी है, तो साथ में केस शीट राइटिंग, ठीक है, ये दोनों हमारे टॉपिक है। अब हिस्ट्री जो हम ले रहे हैं वो हम वर्बली लेंगे, केस शीट जो हम राइट कर रहे हैं वो हम फिल करेंगे। हमारे पास एक शीट होती है जिसको केस हिस्ट्री शीट बोलते हैं, उसको हम फिल करेंगे। अब जिस तरह से ये आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सेम इसी सीरीज के अंदर हमारे पास हमारी केस शीट होगी। ये चीजें आपको सिर्फ एक टॉपिक है जिसमें आपको बताई जाएगी कि आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, उस इंफॉर्मेशन को किस हिसाब से किस कॉलम में पुट करना है, ये आपको केस शीट राइटिंग के अंदर सिखाया जाएगा, ठीक है। सो अब आते हैं वापस से हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या जाता है, अपने पास पेशेंट आया, कोई सीवियर प्रॉब्लम, ट्यूबरक्लोसिस लेके आया, ठीक है। अब हमें उसको पूछना पड़ेगा क्या आपने पहले ये चीज आपको, जैसे मान लो किसी क्योंकि दोबारा क्रिएट हो गई, पूछना पड़ेगा कि आपको पहले कभी ये बीमारी थी, या फिर पहले कोई गंभीर बीमारी थी, या फिर कोई ऐसे डिजीज जिसका आपने पहले ट्रीटमेंट लिया हो। आप पूछना पड़ेगा आपने कहाँ ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, जिसमें भी आपने इसका ट्रीटमेंट लिया है, आपको वो सारी चीजें जाननी है कि उसने किस डिजीज, क्या तो उसको डिजीज थी, ठीक है, उसकी डिजीज जाननी है। अगर उसके है तो ठीक है, अगर उसकी थी तो एक तो चीज क्या डिजीज थी, प्लस ट्रीटमेंट किस पैथी का लिया था, ठीक है। थर्ड चीज क्या हो जाती है, उसकी और मेडिकेशन, इसके अंदर और चीज आ जाती है, ट्रीटमेंट टाइम, ठीक है, मतलब आपका वो जो ट्रीटमेंट था वो कितने टाइम तक चला था, प्लस आपका जब वो डिजीज थी वो डायग्नोज कब हुई थी। जैसे कोई बोलता है कि मेरी वो डिजीज डायग्नोज हुई थी 4 साल पहले, कोई बोलता है 2 साल पहले, कोई बोलता है कि मेरी डिजीज तो शायद बहुत पहले से थी लेकिन मेरे को 6 महीने बाद में मैं डायग्नोसिस के लिए गया तब जाके वो चीज पकड़ गई, या फिर पहले पकड़ में नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, हमें उसके बारे में। अब मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन की है, दैट इज दिस MJ थ्रेड्स कप, ठीक है। इट्स लाइक अ कोड, और हम जान सकते हैं कि एक तरह से ट्रिक है जानने की कि जब भी हमारे पास कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम किसी से पेशेंट से कुछ पूछ रहे हैं, अगर उसको याद है वो बता देगा, लेकिन कोई पेशेंट है जिसको 15-20 साल की उम्र में कोई बीमारी रही होगी, लेकिन अब जब वो आया उसकी 40-45 साल की उम्र हो गई है, या फिर 50 से ज्यादा है, वो भूल गया है, या फिर उसको भूलने की बीमारी हो गई, एज फैक्टर किसी भी कारण से अगर वो नहीं बता पाता है, तो हमें क्या करना है, ये जो चीज है ये हमें उससे पूछनी है। M का मतलब क्या हो गया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, J का मतलब क्या हो गया, जॉन्डिस, T का ट्यूबरक्लोसिस, H का हाइपरटेंशन, R का रूमेटिक फीवर, E का हो गया E का मतलब, A का मतलब हो गया अस्थमा, D का मतलब हो गया डायबिटीज, S का मतलब हो गया स्ट्रोक, और इस E का मतलब है एपिलेप्सी जो मिर्गी के दौरे आते हैं, ठीक है, और CA का मतलब हो गया कैंसर। डन। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे नाम लिख देती हूं मैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, डन। उसके बाद में जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस,
हाइपरटेंशन, ठीक है, रूमेटिक फीवर, एपिलेप्सी, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर वगैरह। तो हमें ये कुछ चीजें हैं जो हमें पेशेंट से खुद चल के पूछनी है, इधर उसको याद है या नहीं है, तो हमें ये कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी पेशेंट के साथ। फिर मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद में जब हमने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ले ली, उसके बाद हम पेशेंट की लेंगे क्या, ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री में क्या आएगा, जो उसने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या फिर जब उसने कोई पुराने टाइम में ट्रीटमेंट लिया था, उसमें उसकी जो भी मेडिसिन थी, आज तक उसने जितनी भी मेडिसिन ली है, जिस एमजी जिस डोज की ली है, प्लस कौन कौन सी मेडिसिन ली है, वो सारी आ जाएंगी। रिक्रिएशनल कौन सी होती हैं, जो कि हम फॉर फन के लिए कुछ लोग ले लेते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस, जो इंजेक्शन के थ्रू एक तरह से नशे की जो दवाइयां होती है, जो हम वेन्स के थ्रू लेते हैं, उसको इंट्रावेनस ड्रग्स बोलते हैं। अगर वो किसी ने ली है उसके बारे में। ओटीसी मेडिसिन क्या होगी, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर मेडिसिन, मतलब आपके ही दुकान पे गए, किसी फार्मास्यूटिकल या फिर फार्मेसी पे गए, आप जाके आपने बोला कि फीवर है, हल्का फुल्का दर्द है, बुखार है, मतलब जुकाम है, आप हमें उसके लिए कुछ दवाई दे दीजिए। वो आपसे पूछते क्या एज है, इतनी की एज का बच्चा है, उसने आपको मेडिकेशन दे दी। दैट इज द ओवर द काउंटर मेडिकेशन, यानी विदाउट एनी आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर आप कोई दवाई ले रहे हो, दैट इज ओटीसी मेडिसिन, ठीक है। तो हमें इसके अंदर इस सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट हो जाता है रिस्क फैक्टर। आप जैसे मान लो रिस्क फैक्टर के अंदर क्या है, रिलेटेड टू प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, इमेजिन अगर उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर वो स्मोक कर रहा है, ठीक है, या फिर वो ट्यूबरक्लोसिस की है, या फिर उसको लीवर का कोई प्रॉब्लम है लेकिन वो अल्कोहल यूज कर रहा है, तो दैट इज द क्या हो जाएंगे, रिस्क फैक्टर्स। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ इसको अस्थमा है, तो रिस्क फैक्टर क्या करने हैं, हमें खुद पुट करने हैं। ये क्या करने हैं, हमें सेल्फ पुट करने हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो हमें सेल्फ पुट करने हैं कि सर जैसे कि इसको अस्थमा है, कि आप सिगरेट पीते हो, कई बार नहीं बताता पेशेंट, कई बार बता देता है, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी आपको एक बार फॉर रीवेरिफिकेशन आपको ये चीजें जान लेनी है। उसके बाद में आ जाता है क्लियरिफिकेशन ऑफ पीएमएच। पीएमएच यानी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। एज यू कैन सी बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जिनमें अगर आपको वो चीज आपकी क्योर हो चुकी है तो उसका क्लियरिफिकेशन आपको लेना बहुत जरूरी है। जैसे सीओपीडी हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, अब आपके पास कोई पेशेंट आया, सपोज करो ये बीमारी है या फिर हम कैंसर मान के चले, उसको कैंसर की प्रॉब्लम थी बट उसका क्योर हो चुका है, अब वो वापस दोबारा आया, उसको वापस कहीं और ट्यूमर का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, बट वो जैसे उसको पहले ब्लड कैंसर था उससे रिलेटेड नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या है कि हम उस चीज को ट्रीट कर रहे हैं या फिर उससे को रिलेटेड कोई भी हमें सिम्टम दिख रहा है, या फिर उसको कोई पहले गंभीर बीमारी है जैसे सीओपीडी हो गया या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, इन चीज में क्या होता है, हमें अगर उनको ये चीज थी तो हमें उसके लिए क्लियरिफिकेशन लेना बहुत जरूरी होता है। क्लियरिफिकेशन में हम क्या लेते हैं कि इसकी जो पुरानी ट्रीटमेंट था उसका हम कंप्लीट फाइल लेते हैं, जिसके अंदर लास्ट में हमें उसकी डिजीज के लिए हमें क्लीन चिट मिल जाती है कि हाँ इसकी ये डिजीज है एंड दैट इज 100% कम्प्लीटली क्योर्ड बाय दिस डॉक्टर, ओके। तो उसके अंदर क्या होता है, हमें एक क्लियरिफिकेशन मिल जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, एलर्जीज। पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आया है, आप ट्रीटमेंट लिख रहे हो, आपने उसको डायग्नोज कर रहे हो, इसके रिगार्डिंग में आपको एक चीज जाननी है, क्या उसको किसी चीज से कोई एलर्जी है। फूड मटेरियल हो सकता है, इट मे बी इवन एनी ड्रग हो सकती है, चाहे अगर वो कोई भी टैबलेट हो गया, कोई भी फूड का हो गया। तो हमें जैसे हम नेचुरोपैथी में है, नेचुरोपैथी में हमारे लिए क्या होता है, हम ज्यादातर डाइट एक चीज एक्स्ट्रा इंक्लूड करके रखते हैं विद ट्रीटमेंट, ओके। अगर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है साथ साथ हम डाइट भी उसकी चला रहे होते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एलर्जीज को जानना कि भाई उसको किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी तो नहीं है, या फिर किसी को डस्ट से, बहुत सी चीजों से एलर्जी होती है, तो हमें उसकी जितनी भी एलर्जिक सब्सटेंसेस है उनके बारे में हमें जानना होता है। उसके बाद में आ गया फैमिली हिस्ट्री।
फैमिली हिस्ट्री के अंदर आ जाता है कि आपके परिवार में क्या कभी किसी को कोई बीमारी रही है, जैसे डायबिटीज या फिर कभी किसी को माइग्रेन, कैंसर, अस्थमा, ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है तो हमें वो जाने। अब फैमिली हिस्ट्री में कौन आ जाता है? इमेजिन दिस इज पेशेंट, पेशेंट मदर, पेशेंट फादर, डन। उसके बाद में आ जाता है मदर के मदर एंड फादर, फादर की आ गई मदर एंड फादर। ये जो 6 लोग हैं, इन लोगों को मेनली हम फैमिली हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। आपका भाई है, ब्रदर है, उसका हम फैमिली में इतना नहीं मानेंगे, ठीक है। हम मेन जो प्रायोरिटी में आते हैं फैमिली हिस्ट्री के अंदर कि भाई जिनका मेन देखा जाता है भाई इनको क्या थी, क्योंकि इनसे, इनके मदर फादर से जीन क्रोमोसोम ट्रांसफर हुए हमारी मदर में, हमारी मदर से हम, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से जीन और क्रोमोसोम ट्रांसफर हुए हमारे फादर में, वहां से हुए हमारे अंदर, ठीक है। तो उनके तरफ से जो एक होता है ना जिसको हम जेनाइटल डिजीज भी बोलते, सॉरी जेनाइटली जो होती है जेनेटिक डिजीज होती हैं, हम उनको वो भी बोल सकते हैं। या फिर फैमिली हिस्ट्री की जितने भी डिजीज अपन मान सकते हैं भाई हाँ ये डिजीज क्या है, फैमिली हिस्ट्री में रही हुई है, तो हम इन लोगों को प्रायोरिटी पे इंक्लूड करेंगे। और लोग भी आते हैं लेकिन मैन ये लोग आते हैं प्रायोरिटी पे, ठीक है। तो इन सब की हिस्ट्री लेनी, इनको क्या कोई बीमारी थी या इससे रिलेटेड आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई बीमारी है जो इनके अंदर रही है तो वो जेनेटिक डिजीज में आ जाएगी, ओके। देन आ जाता है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री में क्या आ जाता है, एक तरह से सामाजिक, समाज में जो भी चीजें होती हैं उनके बारे में जानना, जिसके अंदर पहला आ गया अल्कोहल इंटेक। आप कितना शराब का या फिर अल्कोहल का इंटेक कर रहे हो, ओकेजनली कर रहे हो, रूटीनली कर रहे हो, या फिर करते ही नहीं हो, ठीक है। टॉबैको यूज, नशे पत्ती, कोई भी पुड़िया, कोई भी टॉबैको से रिलेटेड जो भी अपन चीजें होती हैं, अगर आपका पेशेंट वो ले रहा है तो आपको वो चीज भी जानना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाता है कि आपका पेशेंट की जॉब क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी जॉब कहाँ है, ठीक है, जॉब पैलेस, ठीक है। और इसके अलावा आ जाता है उसका जो होता है ना पोस्ट, ठीक है, उसका जॉब के अंदर अपना पोस्ट क्या है, उससे थोड़ा हम आइडिया लगा सकते हैं उसकी मेंटल हेल्थ का, इसलिए हम एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी जानते हैं। उसके बाद आ जाता है होम सिचुएशन। होम सिचुएशन के अंदर आ जाता है घर में कितने लोग हैं और प्लस आपके घर का माहौल कैसा है, घर कहाँ पे स्थित है, जिससे हमें पता लग जाता है कि भाई ये सिटी से आता है या एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है, प्लस इसके घर में कितने मेंबर हैं, ज्यादा रहते हैं या फिर बहुत ही कम लोग रह रहे हैं। लॉनलीनेस की अगर हम समझ सकते हैं, किसी को हाँ घर में बहुत कम लोग होते हैं तो हो सकता है कि इन लोगों के घर में ज्यादा लोगों का इंटरेक्शन नहीं होता होगा। जॉइंट फैमिली होती है तो समझते हैं कि इंटरेक्शन काफी अच्छा होता है सबके साथ, ठीक है। तो इसलिए हम होम सिचुएशन के बारे में भी समझते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में हम इसलिए जानते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा है तो हमें देखने को मिलेगा उसको रीढ़ की हड्डी की, बैक की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, सर्वाइकल के इश्यूज होंगे। तो इन चीजों के लिए कि भाई उसको जो भी हम एग्जामिन कर रहे हैं उसकी डिजीज के लिए, हम जो भी उसका हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर हमें ये चीज भी हेल्प करती है टू डायग्नोस अ डिजीज। एंड देन फॉर द सोशल हिस्ट्री, मतलब और जो भी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, आपका फ्रेंड सर्किल कैसा, आपका रिलेटिव्स के साथ रिलेशन कैसा है, आप कितना इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, वो सारी चीजें इसके अंदर फर्दर सोशल हिस्ट्री के अंदर आ जाती है। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड इज दिस सिस्टम रिव्यू। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद में हमें क्या करना है, उस पर्सन का हर एक सिस्टम का हमें एग्जामिन करना है। कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, न्यूरोलॉजिकल, साइकेट्रिक और जनरल रिव्यू। हमें उसकी क्या करना है, हर एक सिस्टम का एक रिव्यू लेना है। आपका रेस्पिरेशन कैसा, आपका डाइजेशन कैसा है, आपका क्या बोलते हैं कार्डियो, आपके हार्ट हेल्थ कैसी लगती है, वो सारी चीजें इसके अंदर मेनली क्या आ जाते हैं, हम टेस्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे टेस्ट हो गए, लैब इन्वेस्टिगेशन हो गई, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर हमारी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज आ जाती है, प्लस एक जनरल रिव्यू जो डॉक्टर लेता है वो हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल टुडे एंड
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिम्टोमेटोलॉजी। आई होप आपको ये हिस्ट्री टेकिंग का चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम सिम्टोमेटोलॉजी भी पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ केस शीट की कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिनमें आपको मैं समझा दूंगी आपको केस शीट कैसे फिल करनी है। थैंक यू।